चलिए बच्चा, सो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू ये पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो हम इसका कंटिन्यूशन में आगे बढ़ा रहे हैं। सो हम पढ़ रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यूरिन फॉर्मेशन में हमको अल्ट्राफिल्ट्रेशन समझना है, बट अल्ट्राफिल्ट्रेशन समझने से पहले हमने समझा कि जब हम वर्ड ऑस्मोलरिटी यूज़ करते हैं, सो ऑस्मोलरिटी का मतलब क्या होता है एंड कैसे हमारी बॉडी के अंदर बेटा हमारा जो किडनी है वो यूरिन को आइसोटोनिक बना सकता है विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ प्लाज्मा, और हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक बना सकता है अगेन विथ रेस्पेक्ट टू प्लाज्मा बेटा, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो आपने सारे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक के वैल्यूज़ भी याद रखे, ठीक है ना। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन को समझने के लिए। सो नेक्स्ट चीज़ जो हम समझने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज़ हम समझेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, बिकॉज ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन रेट आप इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जो आप ऑलरेडी थोड़ी बहुत कहानी जानते हैं बेटा, कि हमारे पास एक एफरेंट आर्टरियोल होता है, ठीक है। फिर हमारे पास बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का एक बेड होता है, फिर हमारे पास एक एफरेंट आर्टरियोल भी होता है, ठीक है ना। सो एक हमारे पास क्या है बेटा, एफरेंट आर्टरियोल। सो दिस इज एफरेंट आर्टरियोल, ये हमारे पास है बेटा एफरेंट आर्टरियोल, एंड बीच में हमारे पास क्या है बेटा, ग्लोमेरुलर बेड है, ठीक है। एंड बीनीथ दिस बेटा हमारे पास क्या होता है, बाउमेनस कैप्सूल होता है, जिसका स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, एंड होपफुली आपको वो याद भी होगा बेटा, ठीक है। सो ये हमारा बाउमेनस कैप्सूल हो गया ऐसे, ठीक है। सो आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है बच्चा, तो इसको ध्यान से समझ लेना, बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। सो आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है कि दैट हमारी बॉडी के अंदर बेटा जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना। सो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है बेटा, तो 1 मिनट के अंदर बेटा जितना ब्लड हार्ट से बाहर आता है, सो दैट अमाउंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं कार्डियक आउटपुट बेटा, जो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कार्डियक आउटपुट। सो 1 मिनट के अंदर आपकी वेंट्रिकल्स बेटा कितने ब्लड को पंप करती है आउट ऑफ द हार्ट, या कितने ब्लड को बॉडी की तरफ या लंग की तरफ फेंकती है। सो दिस अमाउंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। और हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कार्डियक आउटपुट इक्वल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट या नंबर ऑफ हार्ट बीट्स बेटा। तो आपने उसका फाइनल वैल्यू कितना देखा था, वो होता था अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml, है ना, या 5 लीटर के आसपास का होता था, ठीक है। सो अब आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि कार्डियक आउटपुट के समय बेटा जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आता है, सो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आएगा आयोटा में, आयोटा से जो आएगा पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में से जो ब्लड बेटा आपकी रिनल आर्टरी में एंटर करता है, ठीक है ना। सो वो रिनल आर्टरी में एंटर करने वाला ब्लड जो होता है बेटा, ये आपकी किडनीज में आने वाला जो ब्लड होता है, ऑन एन एवरेज बेटा आपकी किडनी क्या करते हैं, पर मिनट 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। सो मतलब कार्डियक आउटपुट से बेटा आपकी किडनीज की तरफ, बोथ किडनीज की तरफ, दोनों किडनीज की तरफ बेटा कितना ब्लड लाया जाता है, 1100 to 1200 ml बेटा, ठीक है। 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड लाया जाता है, और ये पर मिनट की बात चल रही है, पर मिनट में, मतलब एक कार्डियक साइकिल से या 1 मिनट में बेटा हमारे हार्ट से 5000 ब्लड बाहर आया था। इस 5000 ml ऑफ ब्लड से बेटा 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड कहाँ पहुँच रहा है बेटा, दोनों किडनीज के अंदर पहुँच रहा है। अगर आप इन वैल्यूज़ की तरफ ध्यान से देखेंगे बच्चा, एनसीईआरटी में पहला लाइन तो यही लिखा हुआ है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है बेटा तो वहाँ पे लिखा हुआ ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट बेटा, मतलब 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी में बेटा आपकी किडनीज, दोनों किडनीज बेटा कितना ब्लड फिल्टर करती है, 1100 to 1200 ml ब्लड फिल्टर करती है। सो अगर आप इस 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड को बेटा कंपेयर करेंगे अपने कार्डियक आउटपुट के साथ, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है बेटा, तो वो कितना आएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली बेटा 1/5 आएगा बेटा, ये आपकी बुक में भी लिखा है, ठीक है। सो मतलब 1/5 ऑफ ब्लड जो पंप होता है बेटा
दोनों वेंट्रिकल से, ठीक है ना। सो उसमें से बेटा दोनों वेंट्रिकल से जो 5000 ml ब्लड पंप हो रहा है बेटा, उसमें से 1/5 ऑफ ब्लड कहाँ पे आता है, 1/5 ऑफ ब्लड आता है आपकी किडनीज में। सीधा सीधा एक कैलकुलेशन है बेटा, इसमें कुछ इधर उधर है नहीं, ठीक है। सो आपकी बॉडी से वेंट्रिकल में बेटा कार्डियक आउटपुट से कितना ब्लड निकला, 5000 ml ब्लड निकला, या 5 लीटर का ब्लड निकला। अब इस 5000 ml ब्लड में बेटा पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लड, ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड बेटा सारे ऑर्गन्स को अगर मैं कंपेयर कर दूं, सबसे ज़्यादा ब्लड किसके पास जाता है, किडनीज के पास जाता है। और कितना जाता है बेटा, कार्डियक आउटपुट का 1/5 जाता है, मतलब 1100 to 1200 ml ब्लड आपकी दोनों किडनीज में जाता है। सो ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ पर मिनट की बेटा, तो पर मिनट में बेटा आपके हार्ट से 5000 ml ब्लड बाहर आता है, और उसी 5000 ml में से बेटा 1100 to 1200 ml ब्लड कहाँ जाता है, हमारी किडनीज में जाता है। सो वो कितना हो गया, वो 1/5 हो गया, ठीक है, समझ आया ना। अब जब ये ब्लड बेटा कहाँ एंटर करेगा, जब ये दोनों किडनीज में एंटर करेगा, या जब ये किडनीज में एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल ये ब्लड अंदर आया, अंदर आने के बाद बेटा ये किडनीज में एंटर किया, किडनी से बेटा ये नेफ्रॉन में एंटर किया। तो मान लीजिए फॉर ये नेफ्रॉन्स में एंटर कर रहा है बेटा, ठीक है, नेफ्रॉन्स में एंटर किया। तो नेफ्रॉन्स क्या करेंगे बेटा, इस ब्लड को फिल्टर करना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए फॉर यहाँ पे ये ब्लड फिल्टर हो रहा है। कैसे फिल्टर होगा बेटा, वो हम ऑलरेडी जानते हैं। पहले ही हमारे पास होती थी फेनेस्ट्रेशंस, फिर हमारे पास होता है बेटा नेगेटिवली चार्ज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर हमारे पास होती है फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बेटा 30 नैनोमीटर से कम है, या अगर फिल्ट्रेशन स्लिट की बात करें, या 100 नैनोमीटर से कम है, अगर हम बेटा फेनेस्ट्रेशंस की बात करें, तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते रहते हैं, फिल्टर होते रहते हैं बेटा। और फिल्टर होते होते ये मॉलिक्यूल कहाँ जमा होंगे बेटा, ये ग्लोमेरुलर कैविटी में जमा होंगे, या कैप्सुलर कैविटी में जमा होंगे, तो इस एरिया में जमा होंगे। और इस जगह को बेटा जो फ्लूइड यहाँ पे जमा हुआ ना, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। इस फ्लूइड को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। सो क्या बोला जाता है कि अगर आपकी किडनी के अंदर पर मिनट बेटा 1100 to 1200 ml ब्लड आ रहा है, ये ब्लड जब बेटा नेफ्रॉन के अंदर एंटर करेगा, तो नेफ्रॉन क्या करेगा बच्चा, इस ब्लड को फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के बाद वो क्या बनाएगा बेटा, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाएगा। अब कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ध्यान से देखिए बच्चा, अब कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा आपकी किडनीज बनाती है पर मिनट, मतलब अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्मड बाय किडनीज, दोनों किडनीज बेटा, फॉर्मड बाय किडनीज पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर बेटा इस 1100-1200 ml ऑफ ब्लड से कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हमने फिल्टर करके बना दिया बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, GFR बोलते हैं। समझिए इसको ध्यान से, ठीक है। तो GFR क्या है बेटा, सो मैंने आपको अगेन बताया कि आपकी किडनीज के अंदर कितना ब्लड आया बेटा 1100 to 1200 ml ब्लड आया। वो 1100 to 1200 बेटा आपके कार्डियक आउटपुट का कितना होता है, वो उसका 1/5 होता है, ठीक है। जब ये ब्लड बेटा आपकी किडनीज के अंदर एंटर कर रहा है, तो किडनीज के अंदर एंटर करते समय बेटा ये ब्लड हर एक नेफ्रॉन में जाएगा, ठीक है ना। फिर नेफ्रॉन इसको क्या करेगा बेटा, फिल्टर करेगा, क्लियर है ना। अब आपका नेफ्रॉन बेटा कितने % ब्लड को फिल्टर कर रहा है, कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को फिल्टर कर रहा है बेटा, सो दैट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बेटा। और आपकी बुक के अंदर लिखा गया है कि अगर किडनीज के अंदर बेटा ये ब्लड एंटर कर रहा है, जो अकॉर्डिंग टू NCERT कितना है बेटा 1100 to 1200 ml है,
मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये ब्लड जब फिल्टर होगा तो क्या बनेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा। तो पर मिनट इतना ब्लड अंदर आया तो पर मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बनेगा। और लिखा गया है बेटा कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट बेटा एक हेल्दी इंडिविजुअल में वो बनता है 125 ml पर मिनट बेटा, 125 ml पर मिनट। मतलब किडनीज के अंदर ब्लड कितना आ रहा है, 1100 to 1200 ml आ रहा है, लेकिन वो सारा ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है बेटा। उसमें से कितना पर मिनट फिल्टर हो रहा है, 125 ml फिल्टर हो रहा है। सो दैट मीन्स GFR बेटा हमारी बॉडी में एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर कितना होता है, 125 ml होता है। समझ गए ना। और साथ में ही लिखा हुआ बेटा कि ये 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बन रहा है पर मिनट बेटा, ठीक है, फिर ये GFR कितना होगा, सो ये अप्रॉक्सीमेटली 20% होगा बेटा। सो फिर GFR का रेट कितना है बेटा, वो 20% है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है जो आपको समझना है बेटा। सो अगेन पहले मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। सो आपकी बॉडी के अंदर बेटा कार्डियक आउटपुट में से 1100 to 1200 ml ब्लड किडनीज के अंदर आया, ठीक है ना। अब उस किडनी के ब्लड को बेटा इस बॉडी के ब्लड को किडनी फिल्टर कर रही है, और फिल्टर बेटा पर मिनट कितना हो रहा है, 125 ml पर मिनट फिल्टर हो रहा है। सो अगर आप इस 125 ml को कैलकुलेट करेंगे सो ये कितना आता है बेटा, ये 20% आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में भी आपको बता रहा हूँ। सो मतलब आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है बेटा वो किसके बराबर है, वो 20% के बराबर है बेटा। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो वो कितना आएगा, वो आएगा 125 ml। अब ये 20% कैसे है, ये 125 ml कैसे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए बेटा। सो GFR जो होता है बेटा, GFR कितना होता है, 20% होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस 20% को 1100 1200 के बेसिस पे कंपेयर करें, इधर देखिए, मान लो फॉर मैं बता रहा हूँ बेटा 1100 का 20% या 1200 का 20%, तो वो 125 ml नहीं आएगा बेटा, वो 125 ml से ज़्यादा आएगा। तो फिर ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, रियलिटी में इधर देख लीजिए। जब मैं बोल रहा हूँ ना बेटा आपको ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा है, सो हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फॉर्मड एलिमेंट, ठीक है, और एक होता है प्लाज्मा। फॉर्मड एलिमेंट में क्या आता है बेटा, RBC आता है, WBC आता है और प्लेटलेट आता है। एंड प्लाज्मा में क्या आता है बेटा, प्लाज्मा में बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं एंड फ्लूइड कंपोनेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। ज़रा आप मेरे को बताओ बच्चा, बिकॉज हम ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं बेटा। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेटा मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि RBC का साइज़ क्या है, WBC का साइज़ क्या है, प्लेटलेट का साइज़ क्या है। तो मुझे एक बार बेटा प्लीज़ बताइए, क्या आपकी ब्लड के अंदर फॉरवर्ड एलिमेंट का फिल्ट्रेशन होगा? नहीं होगा बेटा, बिकॉज फॉरवर्ड एलिमेंट में क्या आ रहा है, RBC आ रहा है, WBC आ रहा है, प्लेटलेट आ रहा है। क्या इन चीज़ों में से बेटा किसी भी चीज़ का फिल्ट्रेशन होगा? कभी भी नहीं होगा, बिकॉज इनका साइज़ क्या होता है, माइक्रोमीटर में होता है। सो जब मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करूंगा ना, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करूंगा, क्या उसमें फॉर्मड एलिमेंट्स आएंगे? उसमें फॉर्मड एलिमेंट्स नहीं आएंगे। एंड हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा हमारे ब्लड के अंदर फॉर्मड एलिमेंट्स का कंपोजिशन कितना है, 45% है। सो दैट मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ये 45% हम ऐड नहीं करेंगे बेटा। वही ये ऐड नहीं होगा बिकॉज इनका फिल्ट्रेशन होता ही नहीं है। सो अगर इनका फिल्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, क्या ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में ऐड होंगे? कभी नहीं ऐड होंगे। फिर हमारे पास क्या बचा बेटा, फ्लूइड कंपोनेंट बचा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और हमारी बॉडी में प्लाज्मा कितना होता है बेटा, 45% होता है। सो मतलब जब मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात कर रहा हूँ ना, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अंदर बेटा हम कभी भी 45% ऑफ फॉर्मड एलिमेंट्स नहीं लेते हैं, बिकॉज उनका फिल्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो फिर हमारे पास बचता क्या है बेटा, ओनली प्लाज्मा का 45%। सो मतलब हम एक्चुअल में किसका फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, हम प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। सो इस वजह से ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको दिया जा रहा है 1100 to 1200, ये प्लाज्मा का वैल्यू नहीं है बेटा, ये पूरे ब्लड का वैल्यू है बेटा। सो क्या हम पूरे ब्लड को फिल्टर करते हैं? पूरे ब्लड को तो हम फिल्टर कर ही नहीं पाते हैं ना। हम पूरे ब्लड में से खाली किसको फिल्टर करते हैं बेटा, हम ओनली प्लाज्मा को फिल्टर कर पाते हैं। सो इस वजह से बेटा जब आप इस वैल्यू का 20% लेते हैं ना, वो 125 से ज़्यादा आता है। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे 1100 to 1200 का बेटा, अगर आप 20% लेंगे, GFR 20% लेंगे, तो वो 125 नहीं आएगा, वो 125 से ज़्यादा आएगा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे बेटा, प्रॉब्लम एनसीईआरटी ने क्या किया कि उन्होंने ब्लड का वॉल्यूम दिया कि ब्लड का वॉल्यूम कितना है,
लेकिन पूरा ब्लड फिल्टर नहीं होता है, ब्लड में खाली क्या होता है, प्लाज्मा फिल्टर होता है। तो हमको क्या लेना है बेटा, हमको प्लाज्मा का वैल्यू लेना है कि कितना प्लाज्मा हमारे नेफ्रॉन में एंटर करता है, कितना प्लाज्मा बेटा हमारी किडनीज में एंटर करता है। तो जब आपको प्लाज्मा का वैल्यू मिलेगा फिर आराम से बेटा आप किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 20% को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैसे ये करना है, तो इधर आप देख लीजिए, मैं इधर ही दिखा देता हूँ आपको बेटा, ध्यान से देखेंगे इधर बच्चा। सो हमें पता है बच्चा दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है बेटा, 20% है, जो एग्जैक्टली मतलब करेक्ट फिगर्स है बेटा। फिर ये 20% से 125 ml कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसको आप समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1100 to 1200 ml दिया है, तो रियलिटी में जो वैल्यू है ना बेटा वो 1136 है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1136 है, बट एनसीईआरटी ने एवरेज का दे दिया 1100 to 1200, मतलब एक रेंज दे दिया 11 to 1200, बट रियलिटी में जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है बेटा हमारी किडनीज में जो ब्लड एंटर करता है वो 1136 है। अब ये 1136 में बेटा हमको क्या लेना है बेटा, प्लाज्मा लेना है, हमको फॉर्मड एलिमेंट तो नहीं लेना है ना, तो हम ले लेंगे 55% बेटा। 1136 का 55% क्या होगा, प्लाज्मा होगा। सो अगर मैं बेटा परसेंटेज को हटा के इसको यहाँ पे 1100 इसको ऐसे कैलकुलेट कर दूँ, ठीक है। सो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, अब ये 1136 कहाँ से आया बेटा, इसको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज एनसीईआरटी ने जो प्रॉब्लम किया ना, उन्होंने लिखा 1100 to 1200, सो मतलब उन्होंने एक रेंज दे दिया बेटा, लेकिन रियलिटी में जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है ना विदाउट एनी रेंज बेटा, वो कितना है हमारा, वो हमारा है बेटा 1136, समझ गए ना। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा 1100 ml, ठीक है, 1136 ml जो किसका परसेंट, जो किसका वैल्यू है बेटा, प्लाज्मा का वैल्यू है। प्लाज्मा हमारे ब्लड में कितना होता है, 55%। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आता है बेटा, ये आता है 624.8 आएगा बेटा, या इसको मैं राउंड फिगर करके कितना ले सकता हूँ, 625 ml ले सकता हूँ। इसको समझिए, मतलब क्या है ये जो वैल्यू आप यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, ये ब्लड वॉल्यूम का वैल्यू नहीं है बेटा, ये ब्लड वॉल्यूम का वैल्यू नहीं होता है। ये किसका वैल्यू होता है बेटा, ये रीनल प्लाज्मा फ्लो का वैल्यू होता है बेटा। सो एनसीईआरटी ने वैल्यू कौन सा दिया बेटा, ब्लड फ्लो, लेकिन हमें पता है बेटा ब्लड फ्लो रियलिटी में कंप्लीट ब्लड फिल्टर नहीं होता है। कंप्लीट ब्लड में क्या फिल्टर होता है बेटा, प्लाज्मा फ्लो होता है। सो अब हमें पहले कैलकुलेट करना है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना प्लाज्मा पर मिनट जाता है किडनीज के अंदर। तो हमने उसको कैसे कैलकुलेट किया बेटा, 1136, बिकॉज हम बेटा रेंज नहीं ले रहे, हम एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे हैं। 1136 मल्टीप्लाई बाय 55, मतलब हमारा प्लाज्मा टोटल ब्लड में 55% होता है। तो जब कैलकुलेट किया तो हमको आया 624, तो राउंड फिगर करके 625 ml ऑफ प्लाज्मा कहाँ जाता है बेटा, आपकी किडनीज में जाता है पर मिनट बेटा। तो इसको हम रीनल प्लाज्मा फ्लो बोलते हैं। सो आज के बाद याद रखें कि एनसीईआरटी ने जो ये वाला वैल्यू लिखा है, सो ये वाला वैल्यू बेटा इनकरेक्ट है। तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू क्या लिखना चाहिए, 625 ml लिखना चाहिए, 625 ml लिखना चाहिए बेटा। तो ये 625 ml क्या है, ये रीनल प्लाज्मा फ्लो है, मतलब ये प्लाज्मा है बेटा, जिस प्लाज्मा को हम कहाँ पे फिल्टर करेंगे, हम इस apparatus पे फिल्टर करेंगे। अब इस 625 ml में से बेटा कितना हम फिल्टर कर रहे हैं, 125 ml फिल्टर कर रहे हैं। सो अगर आप अब इस वैल्यू का बेटा 20% लेंगे ना, ठीक है, वो कितना आएगा, वो आपको 125 आएगा। जैसे फॉर मैं इधर ले लेता हूँ। सो अभी हमको क्या करना है बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट करनी है। तो GFR कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बेटा इज इक्वल टू 625, जो हमारा क्या है बेटा, रीनल प्लाज्मा फ्लो है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 20, जो ऑलरेडी 20% दिया हो बेटा, और मल्टीप्लाई बाय 20%, इसको मैं 100 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 125 ml पर मिनट आएगा। अब अगर आप इसी को बेटा ऐसे कैलकुलेट करते ना, यहाँ पे ले लेते 1100 आप, फिर इसको मल्टीप्लाई करते 12 से, फिर यहाँ पे 100 लेते, तो ये आपको 120 नहीं आता बेटा। क्यों नहीं आता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा हम पूरे ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, जो उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन रियलिटी में हम पूरे ब्लड को फिल्टर नहीं करते हैं बेटा। हम ओनली किसको फिल्टर करते हैं, हम ओनली बेटा प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं, ठीक है। सो अगर आप वैसे वैल्यूज़ ले लेते, आपको क्या लेना पड़ता, 1100 लेना पड़ता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मल्टीप्लाई करते आप 20 से बेटा, फिर डिवाइड करते आप 100 से, आपको ये 220 के आसपास आता। अगर मैं 11 से ले लूँगा
12 से ले लेंगे तो बेटा फिर वैल्यू अगेन चेंज होगा। लेकिन हमारा हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 220 ml पर मिनट का नहीं होता है, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है बेटा 125 ml का होता है। सो ये 125 ml बेटा हम कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं? सो हमको ये याद रखना है कि किडनी के अंदर जो ब्लड जा रहा है बेटा वो पूरा ब्लड कभी भी फिल्टर नहीं हो सकता है। सो बिकॉज वो पूरा ब्लड फिल्टर नहीं होता तो फिर किस चीज़ का फिल्ट्रेशन होता है? खाली प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। अब हम कैसे पता करें बेटा कि कितना प्लाज्मा हमारी बॉडी में जा रहा है? तो प्लाज्मा कितना फ्लो करता है हमारी किडनीज के अंदर, उसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें पता है कि कितना प्लाज्मा है ब्लड में, 55%। टोटल ब्लड कितना जा रहा है पर मिनट बेटा 1136 एवरेज में बेटा, ठीक है। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको रीनल प्लाज्मा फ्लो मिलेगा। एक बार आपको रीनल प्लाज्मा फ्लो मिल गया फिर आप उसका 20% ले लीजिए तो वो 20% आपको डायरेक्टली क्या आता है 125 ml पर मिनट आता है। सो मतलब हमारी बॉडी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 20% ब्लड का नहीं है बट वो 20% किसका है बेटा? रीनल प्लाज्मा फ्लो का है बेटा। और रीनल प्लाज्मा फ्लो हमने कैसे कैलकुलेट किया? वो हमने बेटा प्लाज्मा का परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट किया। समझ गए ना? सो याद रखेंगे GFR बेटा, हमारी किडनीज का GFR कितना होता है 125 ml पर मिनट होता है। सो मतलब आउट ऑफ 625 ml ब्लड बेटा, आउट ऑफ 625 ml ब्लड। लेकिन अगर हम ब्लड ना बोले एग्जैक्ट टर्म बोलते हम बोल सकते आउट ऑफ 625 ml ऑफ प्लाज्मा बेटा। समझ गए ना? आउट ऑफ 625 ml ऑफ प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर बेटा पर मिनट कितना प्लाज्मा फिल्टर होता है? 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट बनता है या 125 ml ऑफ प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है बेटा। सो दिस रेट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कितना होता है बेटा 20% का होता है। पर मिनट का मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? सो पर मिनट में आपने याद रखा 20% है। लेकिन अगर हम देखना चाहे बेटा 24 आवर में कितना होता है, 1 डे में कितना होता है बेटा, सो ऑलरेडी ये चीज़ भी NCERT में दिया हो बेटा। सो नियरली पर डे की अगर मैं बात करूं बेटा तो आपकी किडनीज के अंदर बेटा 900 लीटर्स ऑफ ब्लड जाता है बेटा दोनों किडनीज में, कितने में? 24 आवर्स में। NCERT की वैल्यूज है 900 लीटर्स ऑफ ब्लड गोज इनटू द किडनीज इन 24 आवर्स बेटा। और इन 900 लीटर्स में से बेटा कितना फिल्टर होता है? 180 लीटर फिल्टर होता है बेटा। 180 पर डे की बात चल रही है यहाँ पे बच्चा, समझ आया? सो अगर आप इसका भी परसेंटेज निकालेंगे, जैसे 180 फिल्टर हो रहा है पर डे बेटा, कितने में से? 900 में से। और इसको क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये भी कितना आएगा आपको बेटा? ये भी 20% आएगा। समझ आया? सो मतलब आपके पर डे का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी 20% है एंड आपके पर मिनट का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कितना होता है बेटा? 20% होता है। यानी आपकी दोनों किडनीज बेटा पर मिनट कितने प्लाज्मा को एक्सेप्ट करती है? 625 ml ऑफ प्लाज्मा को एक्सेप्ट करती है बेटा। कितने ब्लड पर 24 आवर में कितना एक्सेप्ट करती है? अप्रॉक्सीमेटली 900 लीटर्स। उसमें से फिल्टर कितना होता है बेटा? 125 या 180 बेटा। तो अगर आप दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो पर मिनट के हिसाब से या पर डे के हिसाब से जो आपका टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आएगा बेटा, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 125 ml पर मिनट बेटा। समझ आया ना बच्चा? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बुक में कॉमनली बच्चों को समझ नहीं आता है, तो याद रखेंगे। मैं थोड़ा अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हमारी बॉडी में बेटा पर मिनट 5000 ml ऑफ ब्लड बाहर आता है, ठीक है। 5000 ml में से अकॉर्डिंग टू NCERT बेटा 1100 to 1200 कहाँ जा रहा है? किडनीज में जा रहा है। लेकिन इस 1100 to 1200 में से बेटा अगर हम प्लाज्मा देखिए कितना जाता है, तो वो 625 ml जाता है। अब ये 625 ml जब जाता है ये पूरा फिल्टर नहीं हो पाता है बेटा, इसमें से 125 ml फिल्टर होता है। सो कितने प्लाज्मा में से कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना पर मिनट, ठीक है। हाउ मच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्मड पर मिनट फ्रॉम हाउ मच प्लाज्मा बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं और GFR बोलते हैं। और ये कितना होता है बेटा? ये 125 ml होता है, या आप बोल सकते हैं ये 20% होता है बेटा। क्लियर हो गया? सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर है। अभी हम थोड़ा आगे आते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये 625 ml ब्लड अंदर आया बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, इसको किस चीज़ ने मजबूर किया फिल्टर होने के लिए, किस दबाव ने बेटा इसको फिल्टर करवाया? तो उन फोर्सेस को हम स्टडी करते हैं बेटा जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए। बिकॉज ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस फोर्स की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। अब इधर इसी डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो मैं और एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ।
तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा, ये आपका हो गया एफरेंट आर्टरियोल, दिस इज एफरेंट आर्टरियोल बेटा। ये आपकी होगी बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होगी बेटा। और ये आपका हो गया इफरेंट आर्टरियोल, ये आपका हो गया इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। सो ऑलरेडी हमको एक चीज़ पता है बेटा कि इस जगह से कितना ब्लड आ रहा है, 625 ml अब ब्लड आ रहा है पर मिनट, या प्लाज्मा आ रहा है पर मिनट बेटा, ठीक है ना। अब इस ब्लड को फिल्टर करने के लिए बेटा हमारी किडनीज के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है जो इस ब्लड को बेटा, या इस ब्लड के प्लाज्मा को फिल्टर करवाता है, और फिल्टर होने के बाद उसको कहाँ पे भेजता है बेटा, बाउमेनिस कैप्सूल की कैविटी में भेजता है, मतलब यहाँ भेजता है। और ये प्रेशर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बेटा। 3 बातें आपको याद रखनी है, ऑस्मोलरिटी क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपको समझ आ चुका है बेटा कि पर मिनट आपके नेफ्रॉन के अंदर बेटा कितने प्लाज्मा को फिल्टर करके आप कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाएंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। समझ आया ना, जो कितना होता है 125 ml या 20% होता है बेटा, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, दिस इज प्रेशर, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा था वो किस प्रेशर की वजह से हो रहा था, कौन सा वो मैक्सिमम और टोटल अमाउंट ऑफ प्रेशर है जो हमारी बॉडी में नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन कराता है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, और इसको हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बेटा। तो आपको याद रखना बच्चा, होता क्या है एक्चुअल में कि जब आपकी बॉडी के अंदर किडनीज में 625 ml प्लाज्मा आता है ना, तो ये प्लाज्मा बेटा जैसे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आएगा तो यहाँ पे एक प्रेशर फॉर्म होता है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो किसके बराबर होता है बेटा, 10 mmHg के बराबर होता है। दिस प्रेशर इज इक्वल टू 10 mm ऑफ मर्क्यूरी बेटा, 10 mm ऑफ मर्क्यूरी। और यही वो प्रेशर है बेटा जो हमारी किडनीज के अंदर क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाता है, या हमारे ब्लड को क्या करता है बेटा, फिल्टर करता है। सो हमारे ब्लड को फिल्टर करने की जो टेंडेंसी है, या हमारे ब्लड की जो फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी है बेटा, वो किसकी वजह से होती है, वो एक प्रेशर की वजह से होती है, जिस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं बेटा, और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं, जो कितना होता है 10 mmHg होता है। मतलब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को, मिनरल आयन्स को, बाइकार्बोनेट्स को जो निकालता है ना, वो एक दबाव है बेटा जो हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में बनता है, जिस दबाव को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं, जो कितना है, जो 10 mmHg है। अब ये दबाव क्रिएट कैसे होता है बेटा, इसको समझने के लिए हम कुछ और प्रेशर्स की बात करेंगे। जैसे जो फर्स्ट प्रेशर मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ उसको हम बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेटा, GHP इसको बोलते हैं। अब देखिए ये प्रेशर बनता कैसे, आपकी ग्लोमेरुलस के अंदर बेटा ब्लड आया 625 ml, और इस ब्लड को निकलना है बेटा कहाँ से, इफरेंट आर्टेरियल से। तो एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड आया, इफरेंट आर्टेरियल से ब्लड बाहर जाएगा। ध्यान से देखिए बेटा, जब ये ब्लड बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आएगा ना, अब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी से कहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा, इफरेंट आर्टेरियल से। लेकिन अगर आप एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर का कंपैरिजन करेंगे तो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बहुत ज़्यादा है बेटा, इधर आप देख लीजिए, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या है बेटा, कम है। सो मतलब यहाँ से ज़्यादा ब्लड अंदर आ रहा है, यहाँ से मोर ब्लड फ्लो एंटर कर रहा है, लेकिन यहाँ से ब्लड कम लीव कर रहा है बेटा। सो दैट मीन्स ब्लड जमा कहाँ पे हो रहा है बेटा, ब्लड जमा हो रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। सो बिकॉज मोर ब्लड इज कमिंग इन, लेस ब्लड इज गोइंग आउट बेटा, सो दैट मीन्स ब्लड इज स्टैटिक इन दिस वेरी पार्ट, जिस पार्ट को हम ग्लोमेरुलर कैपिलरी बोलते हैं। सो जब यहाँ पे ब्लड बेटा रुक जाता है, हमें पता है कि ब्लड के अंदर बेटा 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है, और बिकॉज ऑफ दिस वाटर बेटा, बिकॉज यहाँ पे वाटर रुक जाता है, ठहर जाता है, सो ये वाटर की मदद से बेटा यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते, बिकॉज वाटर के पास टेंडेंसी होती है बेटा हमेशा टू जनरेट अ प्रेशर, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। मतलब वाटर से बना हुआ प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर रुक गया,
वाटर के रुकने की वजह से बेटा एक प्रेशर क्रिएट हुआ, जिस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब उसके रुकने की वजह से। सो ब्लड में ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ से आया? बिकॉज ब्लड के अंदर 90 to 92% क्या होता है बेटा? वाटर होता है प्लाज्मा में। सो बिकॉज वाटर ज़्यादा है ब्लड के अंदर, इसलिए ब्लड की टेंडेंसी है बेटा कि वो क्या जनरेट कर सकता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट कर सकता है। लेकिन ये प्रेशर जनरेट कहाँ हो रहा है बेटा? ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जनरेट हो रहा है ना, इसी वजह से बेटा इसको हम बोलेंगे GHP। GHP का मतलब क्या होता है बेटा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो याद रखेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ जनरेट होता है? ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जनरेट होता है। किसकी वजह से जनरेट होता है बेटा? बिकॉज मोर ब्लड एंटर कर रहा है, लेस ब्लड बाहर जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल बेटा ब्लड रुक गया, ब्लड स्टैटिक हो गया। कहाँ पे? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। और जैसे ही स्टैटिक होगा बेटा, इसके स्टैटिक होने की वजह से इसके अंदर जो वाटर है बेटा वो दबाव क्रिएट करेगा, जिस दबाव को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। और ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, जब हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं बेटा कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, या हमारी किडनीज बेटा कितना ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करती है, सो इसका वैल्यू हमें पता चलता है बेटा इट इज़ इक्वल टू 60 mm ऑफ mercury बेटा। सो इसका वैल्यू कितना होता है? 60 mm ऑफ mercury होता है। ठीक है, तो इस प्रेशर को आप याद रखेंगे भी बेटा। हमारा टोटल फिल्ट्रेशन किस प्रेशर की वजह से होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से होता है बेटा। फाइनल फिल्ट्रेशन इसकी वजह से होता है। लेकिन ये 10 mmHg कैसे बनता है, तो इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने याद रखा कि हमारी ग्लोमेरुलस के अंदर बेटा, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आया थ्रू एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, फिर ये निकला बेटा थ्रू इफरेंट आर्टेरियल। बट बिकॉज एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल में डिफरेंस है बेटा डायमीटर का, तो ब्लड स्टैटिक कहाँ पे हो गया बेटा? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हुआ। जैसे हमारा ब्लड बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में स्टैटिक हुआ, इसकी वजह से बेटा ब्लड के अंदर जो वाटर है उसने एक प्रेशर क्रिएट किया, जिस प्रेशर को हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, जिस प्रेशर की वैल्यू कितनी है बेटा? 60 mmHg है। सो मतलब इस एरिया में समवेयर हियर बेटा एक प्रेशर है जिसको हम GHP बोलते हैं बेटा। और ये GHP क्या करेगा? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम आयन है, आपके पास पोटेशियम आयन है, आपके पास मैग्नीशियम आयन है, आपके पास बाइकार्बोनेट आयन है, आपके पास क्लोराइड आयन है, आपके पास ग्लूकोज है, आपके पास अमाइनो एसिड्स है, आपके पास फैटी एसिड्स है, आपके पास यूरिया है, आपके पास यूरिक एसिड है एंड मैनी अदर थिंग्स बेटा। तो ये प्रेशर क्या करता है बेटा? ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना दबाव डालता है बेटा। सो GHP क्या करेगा? इन सारी चीज़ों के ऊपर बेटा जो आपके ब्लड में है या ब्लड के प्लाज्मा में है, इनके ऊपर दबाव डालता है। और जब ये दबाव इनके ऊपर डालेगा बेटा, सो बिकॉज इन सारी चीज़ों का साइज़ छोटा है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? फिल्टर करती है बेटा। और फिल्टर करके कहाँ पे आ जाती है? आपके बाउमेन्स कैप्सूल में आ जाती है बेटा, ऐसे। सो मतलब आपकी बॉडी के अंदर बेटा जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? वो एक प्रेशर की वजह से हो रहा है, जिसको हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना है बेटा? 60 mmHg है। और ये 60 mmHg का प्रेशर जो है ना, ये आपकी ब्लड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स का स्मॉल साइज़ है बेटा, उन स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स को दबाव डालता है। और वो दबाव डालने के बाद बेटा वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैपिलरी को क्रॉस करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट को क्रॉस करते हैं, एंड फाइनली कहाँ पे एंटर करते हैं बेटा? इस एरिया में एंटर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाउमेनस कैप्सुलर कैविटी बोलते हैं। मतलब आपकी ब्लड में जो वाटर था वो नीचे आया, आपके ब्लड में जो सोडियम था वो नीचे आया, आपके ब्लड में जो पोटेशियम था वो नीचे आया, मैग्नीशियम था वो नीचे आया, बाइकार्बोनेट था वो नीचे आया, क्लोराइड था वो नीचे आया, ग्लूकोज था वो नीचे आया, अमाइनो एसिड था वो नीचे आया, फैटी एसिड था वो नीचे आया, यूरिया था बेटा बिकॉज सबका साइज छोटा ही ना, वो भी नीचे आया, यूरिक एसिड था वो भी नीचे आया। सो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बेटा फिल्टर हो रही है ना, ये किसकी वजह से हो रही है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हो रही है। क्लियर हो गया? अब और एक चीज़ देख लीजिए, अगर आप बेटा इस एरिया को देखेंगे, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। एरिया को हम बाउमेन्स कैप्सुलर कैविटी बोलते हैं। लेकिन जब ये बेटा फिल्टर होगा तो इस फिल्ट्रेट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। जिस समय बेटा वाटर निकल रहा है, कहाँ से?
आपके ब्लड से बेटा, और कहाँ पे एंटर कर रहा है बेटा, इनटू द कैप्सुलर कैविटी। उसी समय बेटा आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में कुछ प्रोटीन्स भी पाए, जैसे कुछ प्रोटीन्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं बेटा, दीज आर प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब हो बेटा ये पानी को पकड़ने की क्षमता रखते हैं, ये पानी को पकड़ के रखते हैं बेटा, ये पानी को जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि पानी नीचे जा रहा है, मिनरल आयन्स नीचे जा रहे हैं बेटा। सो जब ये प्रोटीन्स देखेंगे कि बेटा पानी भाग रहा है, ब्लड से पानी भाग रहा है, तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं बेटा, ये पानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो जब ये पानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं बेटा, तो दैट मीन्स ये क्या जनरेट कर रहे हैं बेटा, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब ये हुआ ये पानी को पकड़ रहे हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर का मॉलिक्यूल था, ये नीचे की तरफ आ रहा था बेटा, तो जब प्लाज्मा प्रोटीन ने देखा कि ये पानी का मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन इसको अपने साथ बाइंड करेगा। जब अपने साथ बाइंड करेगा तो मतलब ये इसको नीचे जाने नहीं देगा, ये इसको फिल्टर होने नहीं देगा बेटा। सो बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा प्रोटीन, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन होता है बेटा, एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है बेटा। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एल्ब्यूमिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एल्ब्यूमिन क्या करेगा, जब एल्ब्यूमिन देखेगा कि सारा पानी नीचे जा रहा है बेटा, ठीक है ना, पानी भाग रहा है ब्लड से, तो एल्ब्यूमिन को गुस्सा आएगा, एल्ब्यूमिन पागल होगा, और एल्ब्यूमिन क्या करेगा बेटा, वाटर को पकड़ना शुरू करेगा, मतलब वाटर को अपने साथ बाइंड करना शुरू करेगा। बिकॉज प्रोटीन्स कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन मतलब बेटा वाटर को अपने साथ बाइंड करवाते हैं, तो ये प्रोटीन क्या करेगा, ये कोलाइडल प्रॉपर्टी दिखाएगा और वाटर को बेटा अपने साथ बाइंड करना शुरू कर देगा। जब वाटर इस प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, हम ऑलरेडी जानते हैं एल्ब्यूमिन का फिल्ट्रेशन होता है क्या, एल्ब्यूमिन कभी भी फिल्टर नहीं होता है बेटा। सो अगर एल्ब्यूमिन फिल्टर नहीं हो रहा है, तो एल्ब्यूमिन के साथ जो वाटर चिपक गया बेटा, क्या वो फिल्टर होगा, नहीं होगा। सो मतलब बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन बेटा, एक प्रेशर जनरेट होता है हमारे नेफ्रॉन के अंदर, हमारे फिल्ट्रेशन एपरेटस के अंदर बेटा, जिस प्रेशर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा, ये वो प्रेशर है जिसको कौन जनरेट कर रहे हैं बेटा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जनरेट कर रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन जनरेट कर रहे हैं, जो फिल्ट्रेशन को होने नहीं देना चाहते हैं। जीएचपी फिल्ट्रेशन कराना चाहता था, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन कराना चाहता है, ये चाहता है कि वाटर मिनरल आयन्स नीचे जाए, बट ये वाले प्रोटीन्स जो है बेटा ये वाटर को जाने नहीं देना चाहते, मतलब दे आर अपोजिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बेटा। सो दिस अपोजिट प्रेशर जो वाटर को फिल्टर होने नहीं दे रहा है बेटा, इस अपोजिट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर क्यों, बिकॉज ग्लोमेरुलस में जनरेट हो रहा है, कोलाइडल क्यों, बिकॉज प्रोटीन की वजह से जनरेट हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों, बिकॉज ये पानी को पकड़ रहा है बेटा, पानी को अपने साथ बांध रहा है, पानी को खींच रहा है अपनी तरफ बेटा, ये उसको नीचे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में जाने नहीं दे रहा है बच्चा। सो दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और कितना होता है बेटा, ये 32 mm ऑफ mercury होता है, mm ऑफ mercury होता है। अब इधर देख लीजिए। सो अगर मैं बेटा GHP की बात करूं, तो GHP क्या चाहता है बेटा, GHP चाहता है फिल्ट्रेशन हो जाए। इधर देख लीजिए, तो GHP क्या चाहता है बेटा, GHP चाहता है फिल्ट्रेशन हो जाए, पिंक कलर से मैं शो कर रहा हूँ। सो GHP चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो जाए। लेकिन अगर मैं बेटा GCOP की बात करूँ, GCOP फिल्ट्रेशन होने नहीं दे रहा है बेटा, ये नहीं चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो जाए। सो एक प्रेशर चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो जाए, एक प्रेशर चाहता है कि फिल्ट्रेशन नहीं हो जाए बेटा। So GHP is supporting the process of filtration, GCOP is opposing the process of filtration। तो बताइए कौन जीतेगा यहाँ पे बेटा, ऑफ कोर्स यहाँ पे GHP जीतेगा, बिकॉज GHP का वैल्यू कितना है बेटा 60, GCOP का वैल्यू कितना है बेटा 32। सो GCOP कम है, GHP ज़्यादा है, सो मतलब जीत किसकी होगी बेटा, GHP होगी। तो मतलब फिल्ट्रेशन, ऑल्दो
GCOP अपोज कर रहा है बेटा, बट फिर भी फिल्ट्रेशन होता रहेगा बिकॉज वैल्यू किसका ज़्यादा होता है बेटा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होता है। समझ गए ना। सो बिकॉज ऑफ दिस GHP फिल्ट्रेशन अभी होता रहेगा, है ना, वाटर नीचे आता रहेगा बेटा। सो जैसे जैसे वाटर नीचे आता रहेगा तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा, मतलब वाटर बेटा आपके बाउमेन्स कैप्सुलर कैविटी में जमा होता रहेगा। वाटर डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकता बिकॉज नीचे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऐसे होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा। सो वाटर डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा तो वाटर यहाँ पे जमा होगा, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे जमा होगा बेटा। जैसे जैसे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जमा होगा बेटा, एक समय ऐसा आएगा कि जब इस कैप्सुलर कैविटी में भी कौन जमा होगा, वाटर जमा होगा बेटा। अब ये वाटर भी क्या जनरेट करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करेगा। ये वाटर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट कर रहा था ना, अब यही वाटर इधर भी तो जमा हो रहा है। सो अब ये नीचे वाला वाटर जो है ये भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करेगा। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेटा ऊपर के वाटर को नीचे आने नहीं देगा। एक प्रेशर यहाँ जनरेट हो रहा था जो बेटा वाटर को जाने दे रहा था, दूसरा प्रेशर यहाँ जनरेट हुआ जिसने वाटर को जाने नहीं दिया। अब थर्ड प्रेशर बेटा कहाँ पे जनरेट हो रहा है, बाउमेन्स कैप्सूल में, वो भी किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, वाटर की वजह से। और ये प्रेशर भी बेटा वाटर को नीचे आने नहीं देता है, मतलब ये चाहता है कि ऊपर का वाटर ऊपर ही रहे, वो नीचे ना आए बेटा। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं बेटा बाउमेन्स इसको हम बोलते हैं बेटा बाउमेन्स कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेटा। बाउमेन्स कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 18 mm ऑफ mercury होती है। 18 mm ऑफ mercury होती है। तो अगर आप बेटा इन तीनों प्रेशर्स को देखेंगे, इनमें से एक प्रेशर पॉजिटिव है जो चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो जाए, और दो प्रेशर्स नेगेटिव है बेटा, ये नहीं चाहते कि फिल्ट्रेशन हो जाए। तो फिर हमारा फाइनल प्रेशर कितना होगा बेटा जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो GFP मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बेटा इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा बेटा, प्रेशर जो चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो जाए GHP माइनस बेटा प्रेशर जो चाहता है कि फिल्ट्रेशन ना हो, वो कौन है, GCOP प्लस BCHP बेटा, ऐसे ही होगा ना। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 60 माइनस GCOP कितना था 32 प्लस 18 बेटा, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 60 माइनस 50, तो वो कितना आएगा 10 mmHg आएगा, जो मैंने शुरुआत में बोला था बेटा। सो कैसे हम बोलते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg है, हमें ये पता चलता है बेटा बिकॉज जब हम कैलकुलेशन करते हैं, सो कैलकुलेशन से हमें पता चलता है दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू 10 mmHg, बिकॉज हमारी फिल्ट्रेशन को कराने के लिए बेटा 3 प्रेशर मेजरली यूज़ होते हैं बेटा, जिसमें से एक प्रेशर सपोर्ट करता है फिल्ट्रेशन को और 2 प्रेशर्स फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को अपोज करते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो प्रेशर सपोर्ट करता है वो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज़ इक्वल टू 60, जो अपोज करते हैं बेटा वो है 32 एंड 18, तो मतलब ये दोनों अपोज कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहा है। तो जब हमने दोनों का कैलकुलेशन किया पता चला कि फाइनली कौन सा प्रेशर बचा बेटा, 10 mmHg। सो वो 10 mmHg प्रेशर किसका है बेटा, वो GHP का प्रेशर है, जिसकी वजह से बेटा हमारी बॉडी में क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। मतलब पर मिनट की अगर मैं बात करूं बेटा, हमारी बॉडी के अंदर 625 ml प्लाज्मा आता है, उस 625 ml प्लाज्मा के ऊपर बेटा 10 mmHg का प्रेशर अप्लाई होता है, जो 10 mmHg प्रेशर बेटा उस प्लाज्मा से 125 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बेटा। सो दिस प्रोडक्शन रेट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बट जिस प्रेशर ने इस रेट को बनाया बेटा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बेटा। समझ आया। और एक प्रेशर कभी कभी बुक्स में लिखा जाता है जिसको हम बेटा BCOP बोलते हैं, BCOP मतलब बाउमेन्स कैप्सूलर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक्चुअल में 0 के बराबर होता है, बिकॉज इधर देखें ये बाउमेन्स कैप्सूल है ना बेटा, क्या यहाँ पे कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होके आएगा इस एरिया में,
क्या इस एरिया में कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होके आएगा? नो, कोई भी प्रोटीन नहीं आएगा, बिकॉज प्रोटीन का फिल्ट्रेशन होता ही नहीं है। सो दैट मीन्स बेटा क्या यहाँ पे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा? नहीं होगा। तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट क्या होगा? जीरो होगा बेटा। सो मतलब यहाँ पे कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है बेटा, जीरो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, तो इस वजह से यहाँ पे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा? जीरो होगा बेटा। मतलब इधर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, समझ आए ना? तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी, बट उसको हम लिखते नहीं है बेटा, बिकॉज वैल्यू जीरो है, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता बेटा। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम पढ़ रहे थे बेटा, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसकी वजह से होता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बेटा बिकॉज ऑफ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। जो किसकी वजह से बनता है बेटा? कुछ फोर्सेस की वजह से बनता है। इन सारी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इधर मैं लिख देता हूं, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज स्टारलिंक फोर्सेस बेटा। ऑल दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज टुगेदर बेटा दे आर कॉल्ड एज स्टारलिंक फोर्सेस बेटा। तो कौन कौन सा फोर्स स्टारलिंक फोर्स होता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉउमैन्स कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये फोर्सेस क्या कराती है बेटा? ये हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा को फिल्टर करती है, और प्लाज्मा को फिल्टर करके क्या बनाती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाती है बेटा। सो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अंडर द प्रेजेंस ऑफ स्टारलिंक फोर्सेस थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। समझ आया? सो आई होप बेटा अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कोई भी चीज़, कोई भी डाउट आपको है नहीं। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं बेटा। समझ आया ना बच्चा? सो ये हमारा पहला पार्ट हो गया किसका? यूरिन फॉर्मेशन का बेटा। अभी हम सेकंड पार्ट पे आते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। सो हमारा जो सेकंड पोर्शन है यूरिन फॉर्मेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं बेटा। समझ गया ना? सो हम टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। तो इस डायग्राम की तरफ मैं आता हूँ। सो अभी हमारे बेटा इस जगह पे जो हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किया हुआ है, तो इस जगह पे क्या क्या आया होगा? सैल्यूट्स आए होंगे बेटा। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज आया होगा, एमाइनो एसिड आया होगा, ठीक है ना, सॉल्ट्स आए होंगे, वाटर आया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो फिल्टर हो चुकी है ना बेटा। इन सारी चीज़ों को हमने कहाँ से बाहर निकाला है? इनको हमने ब्लड से बाहर निकाला। इसके अलावा यूरिया आया होगा, यूरिक एसिड आया होगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा सोडियम आया होगा, पोटेशियम आया होगा, मैग्नीशियम एंड मैनी अदर थिंग्स बेटा। तो ये सारी कॉम्बिनेशन को जो यहाँ पे बन गई ना, दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा। तो अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ यहाँ पे, तो जो कुछ यहाँ पे बन रहा है ना बच्चा, इस पूरे सोल्यूशन को, दिस होल सोल्यूशन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बॉडी में बेटा बाहर क्या निकालना चाहते हैं? हम बॉडी में एक्सेस वाटर को बाहर निकालना चाहते हैं, हम बॉडी में यूरिया को बाहर निकालना चाहते हैं, हम बॉडी में यूरिक एसिड को बाहर निकालना चाहते हैं, हम बॉडी में एक्स्ट्रा मिनरल आयन्स को बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन हम कभी भी बेटा ग्लूकोज को बाहर नहीं निकालना चाहते, हम कभी भी अमाइनो एसिड को बाहर नहीं निकालना चाहते, हम कभी भी फैटी एसिड को बाहर नहीं निकालना चाहते, बिकॉज ये सारी चीज़ें बेटा हमारी बॉडी के लिए क्या है? एसेंशियल है। सो लेकिन हमारी बॉडी में यहाँ पे क्या हुआ? जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ने बेटा ये नहीं देखा कि फिल्ट्रेशन जिस चीज़ का हो रहा है वो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अनइम्पॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन ने क्या किया बेटा? हर एक उस मॉलिक्यूल को भगा दिया, हर एक उस मॉलिक्यूल को बाहर निकाला जिसका साइज़ क्या था बेटा? छोटा था। सो मतलब हम बोल सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है बेटा, नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है या अनबायस्ड प्रोसेस है बेटा। बिकॉज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हर उस मॉलिक्यूल का होगा जिसका साइज कम होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो मॉलिक्यूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बेटा। लेकिन बाद में जब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिनिश करते हैं ना, बाद में हमको इस चीज़ का एहसास होता है, या बाद में किडनी को एहसास होता है बेटा कि हमने गलत किया।
बिकॉज हमको जो चीज़ें निकालनी थी बेटा, जो हमको वो चीज़ें बॉडी से निकालनी थी जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक थी, लेकिन टॉक्सिक के चक्कर में बेटा हमने क्या किया, हमने कुछ अच्छी चीज़ों को भी बाहर निकाल दिया। सो बॉडी क्या करेगी आगे आके बेटा, मतलब बाउमैन्स कैप्सूल को क्रॉस करने के बाद नेफ्रॉन में बॉडी क्या करेगी बेटा, इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को वापस ब्लड में लाने की कोशिश करेगी। सो ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा, जिसमें नेफ्रॉन क्या करता है, रिमूव करता है बेटा वाटर को एंड अदर इंपॉर्टेंट सल्यूट्स को बेटा, कहाँ से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रिमूव करने के बाद बेटा उनको वापस कहाँ लाएगा, ब्लड में लाएगा बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन बेटा। इधर देखिए, अगर आपको अच्छे से पुराने टॉपिक्स याद है तो मैंने आपको बोला था कि एफरेंट आर्टेरियल जब अंदर आता है फिर वो बाद में निकलता है इफरेंट आर्टेरियल की फॉर्म में, और इफरेंट आर्टेरियल जो है बेटा वो किसके बगल से गुजरता है, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बगल से गुजरता है। जैसे मान लो फॉर ये इफरेंट आर्टेरियल यहाँ पे आया, लेकिन जब इफरेंट आर्टेरियल बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास पहुँचता है ना, तो पास पहुँचते समय बेटा वो किस में डिवाइड करता है, वो डिवाइड करता है इनटू ग्रुप ऑफ कैपिलरीज बेटा, जिन कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं, जिनको हम पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं बेटा। पढ़ाया है ना इसको। फिर आगे जाके बेटा ये स्ट्रक्चर जो एक यू शेप ट्यूब बनाता है, जो किसके बगल से गुजरता है बेटा, जो आपके हेनरिज लूप के बगल से गुजरता है। ऐसे बनता है एक यू शेप ट्यूब, अगर आपको अच्छे से याद है। ऐसे एक यू शेप ट्यूब बनता था, और इस यू शेप ट्यूब को हम क्या बोलते थे, वासा रेक्टा बोलते थे बेटा। समझ आया ना। और फिर अगेन बेटा एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर बनता था यहाँ पे ऐसे, जिसको हम अगेन क्या बोलते थे बेटा, पेरिटिबुलर कैपिलरी बोलते थे, जो किसको सराउंड करता था बेटा, डीसीटी को सराउंड करता था। सो ये रेड वाला पार्ट जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस होल रेड कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, जो बनता है बेटा किससे, रेनल आर्टरी से बनता है। सो मतलब रेनल आर्टरी से बेटा जो ब्लड वेसल्स अंदर आई, उन्हीं ब्लड वेसल से आपने क्या निकाला बाहर, आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाहर निकाला, है ना। अब जब आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उनसे बाहर निकाला, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बेटा आपने नॉन सिलेक्टिवली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बाहर निकाली जो नॉर्मली नहीं निकालनी चाहिए थी, बट बिकॉज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नॉन सिलेक्टिव है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नॉन सिलेक्टिव है, तो आपने उन चीज़ों को बाहर निकाल दिया। बट बाद में आप क्या करते हैं बेटा, जो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट बाहर निकाली ना, उनको आप वापस में ब्लड लाने की कोशिश वापस में ब्लड के अंदर लाने की कोशिश करते हैं बेटा। सो ये जो प्रोसेस है बेटा, इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को नेफ्रॉन से निकाल के वापस किस में डालना, ब्लड में डाल देना बेटा। चाहे आप वो पीसीटी के पास डाल दो, चाहे आप वो हेनरिज लूप के पास डाल दो, चाहे आप वो डीसीटी के पास डाल दो बेटा। सो दिस प्रोसेस बाय विच नेफ्रॉन रिमूव्स वाटर एंड अदर सल्यूट्स, किससे बेटा, फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट टू ब्लड वेसल्स बेटा, फॉर एग्जाम्पल वासा रेक्टा, फॉर एग्जाम्पल पेरिटिबुलर कैपिलरीज बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन याद रख लो। तो टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है नेफ्रॉन से चीज़ें निकाल के वापस किस में डाल देना बेटा, ब्लड सर्कुलेशन में डाल देना। समझ आया, दिस इज कॉल्ड एज टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। अब ध्यान से देखिए होता क्या है। टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन जो होती है बेटा, वो बहुत सारे यूजफुल सल्यूट्स को, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को एंड अमाइनो एसिड्स को एंड सॉल्ट को एंड वाटर को बेटा रिमूव करती है आपके बाउमैन्स कैप्सूल से, रिमूव करती है बेटा आपके नेफ्रॉन से, और उनको वापस किस में डाल देती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में डालती है। जैसे इसका हमको पता कैसे चलता है बेटा, आपकी बॉडी के अंदर पर डे कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है बेटा, 180 लीटर्स। ये आपका बेटा पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर डे तो इतना ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन आप पर डे बेटा नॉर्मली कितना यूरिन पास करते हैं, 1.5 लीटर्स। सुन लीजिए ध्यान से, 1.5 लीटर तब अगर आपका यूरिन आइसोटोनिक है बेटा, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। सो पर डे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, 180 लीटर्स। मतलब पर डे बेटा आपकी बॉडी में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, 180 लीटर्स बनता है।
लेकिन पर डे बेटा अगर आपका आइसोटोनिक कंडीशन है, बॉडी में आइसोटोनिक यूरिन है, तो आप कितना यूरिन पास करते हैं बेटा? 1.5 लीटर्स पास करते हैं आप पर डे बेटा, 1.5 लीटर पास करते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पर डे बेटा आपकी बॉडी के अंदर कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होता है बेटा? तो आपकी बॉडी में बेटा पर डे अप्रॉक्सीमेटली 179 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होता है बेटा। होता है कि नहीं होता? सो मतलब लगभग 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? रीएब्जॉर्ब होता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है बेटा, तो वहाँ पे लाइन जो लिखा है बेटा, इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, मतलब आपकी बॉडी के अंदर पर डे 180 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है बेटा। उसमें से यूरिन कितना पास करते हैं बेटा? 1.5 लीटर पास करते हैं। सो दिस का मतलब हुआ बेटा कि आपने 99% मतलब 179 लीटर को क्या कर दिया बेटा? रीअब्जॉर्ब कर दिया। कहाँ पे? रेनल ट्यूब्यूल में। रेनल ट्यूब्यूल मतलब आपके पीसीटी में, आपके हैनलेस लूप में, आपके डीसीटी में एंड आपके कलेक्टिंग डक्ट में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन बेटा। अब ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे किसकी होती है, तो इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल की बात करें, हैनलेस लूप की बात करें, डीसीटी की बात करें बेटा, ये अलग अलग जगह पे क्या करते हैं बेटा? अलग अलग तरीके से रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मटेरियल्स को बेटा, जैसे मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, अमाइनो एसिड की बात करता हूँ, सोडियम की बात करता हूँ, इनको एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है। बट अगर मैं नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करूँ बेटा, इनको पैसिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होता है? तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा, इधर मैं लिख देता हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है बेटा? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का, सोडियम का। ठीक है, ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। एंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है बेटा? एक्टिव का मतलब होता है जहाँ पे एटीपी देना पड़े, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बेटा। पैसिव का मतलब होता है जहाँ पे बिना एटीपी काम हो। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है बेटा? नाइट्रोजनस वेस्ट का होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड मेनी अदर थिंग्स। तो सबसे पहले हम पीसीटी की बात करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द वाटर बेटा, ठीक है ना, जो रिकवर किया जाता है, जो रीअब्जॉर्ब किया जाता है, वो 3 जगह होता है बेटा। एक तो पीसीटी में, एक तो लूप ऑफ हेनलीज में, एक तो डीसीटी में बेटा। ठीक है ना। सो एनसीईआरटी में लिखा मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी, हेनलीज लूप एंड डीसीटी बेटा। तो वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी में। तो मतलब वाटर बेटा इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पे वाटर जाएगा। ठीक है, पीसीटी में इधर से वाटर जाएगा बेटा हेनरीज लूप से, और इधर से वाटर जाएगा बेटा डीसीटी से। सो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। तो ये एनसीईआरटी में लिखा है। दूसरा, अबाउट 15.5% बेटा रीच द कलेक्टिंग डक्ट्स, मतलब वाटर आपने इधर रीअब्जॉर्ब किया, वाटर आपने इधर रीअब्जॉर्ब किया, वाटर आपने इधर रीअब्जॉर्ब किया, तो फाइनली क्या आएगा बेटा? कलेक्टिंग डक्ट आएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट के पास अप्रॉक्सीमेटली 28 लीटर या 15.5%, 28 लीटर या 15.5% कहाँ पे पहुँच जाता है? कलेक्टिंग डक्ट्स के पास पहुँच जाता है बेटा। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है बेटा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो काम करता है किसके अंडर? एडीएच के अंदर बेटा। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच बेटा इस वाटर को रिकवर करेगा, मतलब सारे के सारे वाटर को रिकवर करेगा बेटा, या तो इसको रिलीज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपको बॉडी में वाटर रखना है या बॉडी से वाटर को रिलीज करना है बेटा। समझ गए ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पीसीटी अगर हम बात करें बेटा, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल की बात करें, तो 65% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बेटा? पीसीटी के पास होता है। ठीक है, तो 65% रीअब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा, वो कहाँ पे होता है? वो पीसीटी पे होता है।
मतलब पूरे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से 65% फिल्ट्रेट पूरे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से 65% रीअब्जॉर्प्शन अकेले कौन करता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करता है बेटा। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर अगर हम सबसे पहले बेटा ग्लूकोज की बात करें, जैसे इधर से मैं ले लेता हूँ, ये ग्लूकोज हो गया। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊँ, इनको याद रखना बेटा, ठीक है। ये ग्लूकोज हो गया, ये अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है ना, या ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एक ही जगह लिख देता हूँ मैं, ये ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड है बेटा। तो ये ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड हो गया, फिर वाटर हो गया बेटा, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, मतलब आयॉन्स हो गए, फिर बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के वैल्यूज़ है बेटा, तो आपको इसी अकॉर्डिंग इनको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चा, आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर 100% बेटा अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब जितना भी आपका ग्लूकोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आया था, जितना भी अमाइनो एसिड बेटा आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आया था, वो सारा ग्लूकोज और वो सारा अमाइनो एसिड बेटा हम वापस ले आते हैं किसके अंदर? ब्लड के अंदर। कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ये पहला पॉइंट है और एग्जाम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा। सेकंड, वाटर की बात करते हैं बेटा, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% वाटर को क्या किया जाता है बेटा? रीअब्जॉर्ब किया जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर बेटा 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर बेटा 90% बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। सो आप देख सकते हैं बेटा सारी चीज़ों को, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? अकेले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है। और कितना हो रहा है बेटा? 65% रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो ये प्लीज़ सारे वैल्यूज़ याद रखेंगे, इनको भूलने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है बेटा। सो ये सारे वैल्यूज़ याद रखने हैं कि पीसीटी में टोटल रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है, तो टोटल रीअब्जॉर्प्शन 65% होता है बेटा। और इस 65% में से वाटर कितना होता है? 70 to 80% बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स 70 to 80%, बाइकार्बोनेट 90% एंड ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं बेटा? 100% रीअब्जॉर्ब होते हैं। समझ आया? अब इधर कुछ इंपॉर्टेंट और बातें याद रखनी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पीसीटी के अंदर बेटा बात करूं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीटी के अंदर हम बात करें बेटा किसका? सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन का। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो पीसीटी के अंदर बेटा सोडियम को जब रीअब्जॉर्ब किया जाता है ना, तो इसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है बाय यूजिंग एटीपी बेटा। मतलब आपको एटीपी लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, और एनर्जी लगाने के बाद ही बेटा आप किसको रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं? सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। मतलब सोडियम को कहाँ से कहाँ ला सकते हैं बेटा? पीसीटी से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में ला सकते हैं बेटा। सो दिस टाइप ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो याद रखेंगे प्लीज़ बच्चा कि सोडियम का ट्रांसपोर्ट कितना होगा? 70 to 80% होगा, ठीक है ना। लेकिन सोडियम का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा बेटा? एटीपी की मदद से होगा। सो अगर आप सोडियम को बेटा ब्लड से निकाल के कहाँ पे लाना चाहते हैं बेटा? नेफ्रॉन से निकाल के बेटा कहाँ पे लाना चाहते हैं? ब्लड में लाना चाहते हैं। तो सोडियम को बेटा नेफ्रॉन से निकालने के लिए और ब्लड में लाने के लिए बेटा आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, मतलब आपको एटीपी लगाना पड़ेगा। सो जब आप एटीपी लगाओगे ट्रांसपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जब आप ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब कराते हैं बेटा, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ
रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स बेटा, ठीक है। तो अगर आप अब ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करना चाहते हैं या अमाइनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब करना चाहते हैं बेटा, तो इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है किसकी मदद से? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से बेटा। इनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। अब ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हुआ बेटा कि आप अंदर किसको ला रहे हैं बेटा? आप अंदर ला रहे हैं सोडियम को, आप अंदर ला रहे हैं सोडियम को बेटा, है ना। और सोडियम को अंदर लाने के लिए आपको क्या लगानी पड़ रही है? एटीपी लगानी पड़ रही है बेटा, समझ आया ना। सो जिस समय बेटा आप सोडियम को अंदर ला रहे थे, क्या लगा के? एटीपी लगा के बेटा, उसी समय बेटा सोडियम के साथ किसने एंटर किया? अमाइनो एसिड ने एंटर किया एंड ग्लूकोज ने एंटर किया। मतलब ये कुछ ऐसे, इधर देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका बेटा मेम्ब्रेन है ना, तो आपका मेम्ब्रेन बेटा ट्रांसपोर्ट किसका करा रहा है? सोडियम का। सोडियम के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या लग रही है बेटा? एनर्जी लग रही है, तो सोडियम अंदर आ रहा है। लेकिन सोडियम अकेले अंदर नहीं आता बेटा, सोडियम अपने साथ सिम्पोर्ट कराता है। सोडियम अपने साथ बेटा को ट्रांसपोर्ट करा सकता है किसको? ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड को। मतलब अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है। एनर्जी आप किसके लगा रहे हैं बेटा? सोडियम के लिए। लेकिन फ्री में अंदर कौन आ गए? ग्लूकोज भी आया और अमाइनो एसिड्स भी आया बेटा। सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर आप बेटा रीअब्जॉर्प्शन कराना चाहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कराना चाहते हैं बेटा क्लोराइड आयन का, कैल्शियम आयन का, मैग्नीशियम आयन का एंड पोटेशियम आयन का, ठीक है। तो इनको रीअब्जॉर्प्शन करा सकते हैं बेटा पैरा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट से। इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा पैरा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट से। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बेटा, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए इनको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब अगर आपको बेटा क्लोराइड आयन को अकेले रीअब्जॉर्ब कराना है, ठीक है, तो क्लोराइड आयन को आप बेटा आप तो पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब करा सकते हैं या आप उसको बेटा डिफ्यूजन के थ्रू भी रीअब्जॉर्ब करा सकते हैं। तो क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट बेटा पैरासेल्युलर भी होता है और सिंपल डिफ्यूजन भी होता है बेटा, ठीक है। और वाटर तो सभी को पता है बेटा, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ऑस्मोसिस से। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आप देख सकते हैं बेटा, बिकॉज हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बेटा परमेबल होता है सल्यूट के लिए भी एंड सॉल्वेंट के लिए भी। सो बिकॉज पीसीटी इज परमेबल फॉर बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो होगा क्या बच्चा? इधर से सल्यूट्स भी बाहर आएंगे, इधर से सॉल्वेंट भी बाहर आएगा। तो बताइए बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपके पीसीटी में कैसा होगा? तो वो बेटा आइसोटोनिक होगा। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है बेटा, दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक बिकॉज पीसीटी बेटा परमेबल है सल्यूट के लिए भी एंड सॉल्वेंट के लिए भी। सल्यूट भी बाहर आएगा, सॉल्वेंट भी बाहर आएगा, तो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। किसके जैसे? आपके ब्लड के जैसे। सो दैट मीन्स अभी यहाँ पे भी 300 मिली ऑस्मोल होगा और यहाँ पे भी क्या होगा? 300 मिली ऑस्मोल होगा। सो बिकॉज बोथ आर 300 मिली ऑस्मोल्स, तो ओवरऑल बेटा ऑस्मोलिटी क्या होगी? आइसोटोनिक होगी। लेकिन ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले याद रखेंगे पीसीटी में 100% अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हुआ, 70 to 80% वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हुए, 90% बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बेटा, ठीक है। सोडियम भी 70 to 80%। अब अगर आप ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड को रीअब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब कराना चाहते हैं एक्सेप्ट सोडियम बेटा, जैसे क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। वाटर को रीअब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो ऑस्मोसिस करना पड़ेगा बेटा। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? और याद रखेंगे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा आपकी बॉडी से निकलता है फ्रॉम पीसीटी बेटा, वो क्या होता है? वो होता है आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा बेटा। तो यहाँ पे आपका टिब्युलर रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है, ठीक है ना।
सो नेक्स्ट पार्ट जो हम लेंगे बेटा दैट विल बी ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में ऐड कर दूंगा मैं, बिकॉज ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन, और रिमेनिंग बेटा जो बाकी चीज़ें रीअब्जॉर्ब कहाँ होती है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बता देता हूँ। सो टिल देन आप उसको रिवाइज करिए, तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।